विज़न है। बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए हमने क्या खाका तैयार करना है, विकास करना चाहते हैं, कैसे समाज में प्रबुद्ध लोगों की अपराध को कम किया जा सकता है, रोजगार के कैसे मौके पर लोगों के लिए एक मौका है कि आप श्री प्रशांत किशोर जी से जनसुराज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शाहनवाज आलम ने कहा कि आज बिहार में अपराध चरम पर है। हमारे युवा कौशल से युक्त होने पर भी दूसरे राज्यों में रोजगार की खोज में जाते हैं। शराबबंदी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और हमारी पार्टी के लोगों के सामने खड़े हों और लोगों को ये मौका हो कि लोग उनसे सवाल पूछ सके कि हमारे पास बिहार को बदलने का क्या विज़न है, बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए हमने क्या खाका तैयार कर रखा है, हम कैसे लोगों का विकास करना चाहते हैं, कैसे समाज में प्रबुद्ध लोगों की भूमिका को तय कर सकते हैं, कैसे अपराध को कम किया जा सकता है, रोजगार के कैसे मौके बनाए जा सकते हैं। ये सिवान के प्रबुद्ध लोगों के लिए एक मौका है कि आप श्री प्रशांत किशोर जी से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, उनके विज़न को समझ सकते हैं और साथ साथ ये जो बिहार के परिवर्तन की बयान और जो प्रयास किया जा रहा है उसमें अपना सहयोग करें। सर, अपराध तो लगातार बढ़ रहा है, लंबे समय से 15 साल से 20 साल से अपराध रुका नहीं, कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ, इसको कैसे रोक पाएंगे? देखिए, किसी भी समाज में अपराध थोड़ा बहुत होना एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का फेल होना। इस राज्य के जो मुखिया हैं वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से राज्य का नेतृत्व करने की क्षमता वो खो चुके हैं। सरकार का इकबाल गिर चुका है, पुलिस का इकबाल गिर चुका है। अब बात चीज़ें जो है नाम मात्र की रह गई है, चाहे मलमलिया में होने वाला तीसरा हत्याकांड हो या किसी व्यवसायी की हत्या हो या अभी जो हम लोगों ने देखा कि सरेआम एक अस्पताल के अंदर घुस करके लोग नाम लेना, जैसे आपने कहा, लोगों की हत्या हो जा रही है। अपराधियों का इससे बात समझ में आती है, बिल्कुल मनोबल भरा हुआ है। ये घर वैसा घर हो गया है जिसमें कोई गार्जियन नहीं है या गार्जियन सो रहा है और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है बालू का और शराब के अवैध जो तस्करी हो रही है उसमें संलिप्त है और इसकी वजह से ये जो हम देख रहे हैं समस्याएं हमारे समाज में खड़ी हो। सबसे बड़ी सवाल एक उठ रही है कि अपराध पर सवाल हुआ, जो सत्ताधारी दल है उनके मंत्री से अगर मीडिया सवाल पूछती है वो उल्टे मीडिया पर ही भड़क जा रहे हैं। आप लोग एक राजनीतिक दल से हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं अपराध को? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर आता है पहले ही विवेक मर जाता है। आप सिर्फ नेता की बात क्यों कर रहे हैं? आप डीआईजी साहब ने जो बात कहा है उन्होंने इसको किसानों से जोड़ने की कोशिश की है, एडीजी उन्होंने इसको खेती से जोड़ने की कोशिश की है। तो ये आप बात समझ लीजिए कि जिस देश का मुखिया, जिस घर का मुखिया सो रहा हो तो उसके नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। आप सोच के देखिए उस आदमी की संवेदना जो किसी का हत्या हो जाती है उसको इस चीज़ से जोड़ता है कि मई जून में क्या होता है कि खेती बाड़ी कम हो जाती है तो लोग अपराध करने लगते हैं। बिहार क्या, ये सवाल बहुत ज्वलंत प्रश्न है और ये सवाल हमें नहीं, प्रबुद्ध लोगों को इस राज्य की सरकार से और जो लोग पावर में है उनसे पूछने की आवश्यकता है। हत्या करते हैं क्या? यही बात आप सोचिए, बात समझिए, शायद वो बात ना कहना चाहते हो लेकिन संवेदनहीनता की आप लिमिट देखिए। ये नीतीश कुमार जी इसी सिवान में मलमलिया के क्षेत्र में 150 लोगों से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। एक और जगह पे 50 से ज़्यादा लोग शराब पी के मरे थे। नीतीश कुमार जी दोनों पॉकेट में हाथ डाल के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। सवाल उठता है कि जनता ने आपको मालिक चुना है, जनता ने आपको अपना माई बाप बनाया है या जनता के आप सेवक हैं? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ एक पार्टी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल प्रबुद्ध जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो समाज के नेतृत्व कर सकते हैं, जो इस डर से कि ये अवस्था ना बदली, इस डर से कि हमारे कोशिश करने से नहीं होगा, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो वोट देने नहीं जाते हैं, उनको ये मैसेज ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पढ़े लिखे लोग समाज के नेतृत्व नहीं करेंगे तो समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो आकर के नेतृत्व करेंगे और फिर आपको यही चीज़ देखने में आएगी कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ होगा, शराब की तस्करी हो रही होगी, पुलिस चोर को पकड़ने के बजाय किसानों पर सवाल करेगी। सर, चुनाव के समय 125 बिजली जो फ्री दे रही है, क्या जुमला है? माफी चाहता हूँ, बिजली फ्री है क्या? 25 यूनिट जो फ्री बिजली दिया जा रहा है, चुनाव के वक्त ही घोषणा क्यों होती है? ये आप बात समझिए, ये अब ये समझ चुके हैं कि इनका जो कार्यकाल है हर तरह से समाप्त होने के कगार पे है।
अब ये है कि लास्ट में कुछ फ्रीबीज बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 साल से इनकी सरकार किसी न किसी रूप में यहाँ चलती रही है। बीच में 6 महीने अगर मांझी जी कार्यकाल छोड़ दें तो ये कभी कमल पे बैठ के कभी लालटेन की रोशनी में अपनी सरकार को चलाते रहे हैं। तो 20 साल में क्यों नहीं कर पाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये देना ही चाहते थे तो रोजगार क्यों नहीं दिया। ये अगर देना ही चाहते थे तो शिक्षा की कोई व्यवस्था, किसी यूनिवर्सिटी की घोषणा, किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की घोषणा, किसी नॉलेज पार्क की इन्होंने घोषणा क्यों नहीं की। ये बात ये दर्शाता है, आप देखिएगा इसलिए प्रधानमंत्री जी जो बिहार गुजरात जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, वहाँ नॉलेज सिटी बनाने की बात करते हैं। जब बिहार आते हैं तो यहाँ उनको जाति याद आता है। सर, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में अब नहीं, लेकिन उनके नाम को लेकर अभी भी राजनीति होती है, आखिर कब तक होती है? ये नहीं समझ में आता है कि जो हमारी सभा से इस सवाल का क्या लेना देना है। हमारी जो बात है वो ये है कि हम जो बात कहना चाहते हैं, उनके कार्यकाल 2005 तक उनके कार्यकाल था, विकास पुरुष के नाम से जाने गए, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं आज की बात है, ये 2005 की बात नहीं है। अगर आप 2005 में जाएंगे तो कोई आपको जंगलराज में लेके जाएगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें लोगों को, हमारे लोगों को इन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। हमारा मुद्दा शिक्षा है, हमारा मुद्दा रोजगार है, हमारा मुद्दा पलायन है। और एक बात जान लीजिए, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको उसके बच्चे को शिक्षा चाहिए, उसके घर के लोगों को रोजगार चाहिए, उसके सवाल को यहीं पे पलायन से बच करके रोजगार मिलना चाहिए, उसको स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी सर, चाहिए। वर्तमान में जो क्राइम की स्थिति है आखिर उस पर कंट्रोल कैसे होगा? विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है, बाकी की सत्ताधारी पार्टी उसका जम करके विरोध नहीं कर पा रही है और सरकार मनमाने तरीके से अफसरशाही को छोड़ करके इस तरह से अनाप शनाप बयान जो है बदल करा रहे हैं और बयान दिला रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बात का जवाब दे चुका, मैं दोबारा कहता हूँ कि जब तक समाज में प्रबुद्ध लोग आगे नहीं आएंगे, आप ये समझते हैं, आज इंदौरी साहब ने कहा है, न किसी हम सफ़र से निकलेगा, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा। आप जो मीडिया बंधु यहाँ बैठे हैं, जो आपके माध्यम से जो समाज के पढ़ा लिखा वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उस तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। तो जब तक जनता की तरफ से प्रयास नहीं होगा, तब तक कोई भी सत्ताधारी हो, विपक्ष हो सकता है कि सत्ता में बैठे लोग करप्ट हो सकता है विपक्ष कमज़ोर हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लोकतंत्र में असल शक्ति जो है जनता के पास है। हमारा प्रयास जनता को जगाने का है। एक बार जनता अगर जाग जाएगी, हम ये नहीं करें कि हमें दीजिए, हम करें कि आप जागिए और अपने मुद्दों को पहचानिए। हम बिहारियों का मुद्दा रोजगार है, हम बिहारियों का मुद्दा शिक्षा है, हम बिहारियों का मुद्दा बढ़ता हुआ अपराध है। आपको सवाल आज ही आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने आज मोतिहारी के मंच से कहा है कि हमने 10 लाख रोजगार दिया है और उन्होंने पूर्व में भी वादा किया है कि अगर 25 से 30 में हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में 13 करोड़ या 14 करोड़ लोग रहते हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार 3% से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। 14 करोड़ को अगर 3% देखेंगे तो 42 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है किसी भी रूप में। आप क्या कहना चाहते हैं? एक कॉलेज में 2 प्रिंसिपल रहेगा, आप क्या कहना चाहते हैं कि एक ट्रेन को 2 लोग मिलकर चलाएंगे? 42 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इन्होंने 20 साल में कम से कम 42 लाख नौकरी दी होती, तब हम मानते कि इनका विचार आगे है। आज भी बिहार में जो जॉब का रेशियो है वो 25 लाख है, वो 2% से भी कम है, 1.97% है जो इन लोगों ने 20 साल में नौकरियां दी हैं। जिन लोगों ने सरकारी जो नेशनल एवरेज है वहाँ तक नहीं पहुँचाया, तो आप किस हिसाब से समझते हैं? जैसे एक महान व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर महीने औरतों को 2,500 हज़ार रुपये देंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसका सालाना बजट 1,50,000 करोड़ होगा और बिहार का सरकारी बजट जो है 1,70,000 करोड़ है। आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार का सारा बजट उठा करके महिलाओं को दे देंगे, तो सर टीचर्स को जॉब कहाँ से देंगे? आप पुलिस को सैलरी कहाँ से देंगे? एक चुनावी जुमला है और वो भी बिल्कुल बिना सोचा समझा हुआ। अब बात समझिए, आपने मुझसे कोई बात कहा तो मैंने आपको कहा कि मैं अपने पॉकेट में 50 करोड़ रुपया रखा हूँ, निकाल के दे दूँगा। सवाल ये है कि उतना तो आपके पॉकेट की कैपेसिटी ही नहीं। सर, चुनाव से जस्ट पहले नीतीश कुमार जो
बिजली के लिए जो 125 यूनिट फ्री किए हैं इस वो बात भी कंफर्म लेट से आए। जनों की जो बैठक है उसके बारे में बातचीत करते हैं कि किस तरह के लोग आएंगे, किनको आने का आप आमंत्रण दे रहे हैं और कहाँ पे आना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति किसी भी धर्म जाति पार्टी विचारधारा से संबंध रखते हैं। हमारा कहना ये है कि आप से ये निवेदन नहीं है कि हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा से जुड़ जाइए, लेकिन आइए, पूछिए, देखिए कि अगर कोई नए लोग अगर आना चाहते हैं, अगर वो ये बात क्लेम करते हैं कि नई व्यवस्था बनाएं, तो उनसे सबसे पहले पूछना जरूरी है। हमारा प्रयास जागरूक करना है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी से सिवान से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मिस कॉल के जरिए या किसी और रूप से जुड़े हुए हैं या फॉर्म भर के जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7500 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारी पार्टी से सिवान से जुड़े हुए हैं। ये उनका कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम समाज के प्रबुद्ध वर्ग का है। उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, अगर अब नहीं जागिएगा तो बहुत मुश्किल आने वाला है। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन चाहते हैं बिहार की जनता, लेकिन क्या उस तरह को उम्मीदवार आप लोग दे पाएंगे? मैंने आपसे कहा और पहले भी हम लोग कहते आ रहे हैं, बिना व्यवस्था परिवर्तन किए हुए सत्ता परिवर्तन करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। जब तक इकोसिस्टम चेंज नहीं होगा, अगर 1, 2, 4, 5 आदमी आ भी जाता है, किसी धार्मिक या जातिगत जुगाड़ लगा के आ भी जाता है, और अगर वो कल्चरल सिस्टम डेवलप नहीं होता है, और अगर लोग प्रबुद्ध नहीं हैं, लोग अगर सही मुद्दों पर अगर हमारे कैंडिडेट को भी अगर जाति धर्म के नाम पे वोट देंगे, तो मैं आज आपको गारंटी देता हूँ बिहार की व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा प्रयास व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन में हमें 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री बिहार पर निगाह बनाए हुए, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। क्या ये मान के चला जाए कि बिहार बदलाव यात्रा का अवसर दिखने लगा है, जन स्वराज का जनाधार बढ़ने लगा है, इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस राज्य के प्रधानमंत्री ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं जहाँ चुनाव होने वाला है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 11 साल में बिहार की प्रबुद्ध जनता ने या भोली भाली जनता ने यहाँ से 40 MLA MP भेजे, 38 MP भेजे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने बिहार का विकास हो पाए, यहाँ रोजगार लग पाए, कोई नॉलेज पार्क बन जाए, इसके लिए एक दिन भी अगर कोई मीटिंग की हो तो उसकी सूचना हमें आनी चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि 11 साल में यहाँ 3 बार चुनाव हुए हैं, विधानसभा और लोकसभा के। प्रधानमंत्री जब जहाँ भी बिहार, जहाँ भी देश में चुनाव होता है वहाँ रैलियाँ करते हैं, और इन लोगों के आने जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोग इस बात को समझने लगे हैं कि उनकी जातिगत पहचान हमेशा रहेगी, उनकी जो धार्मिक आस्था है उसका हमेशा सम्मान रहेगा। भारत शुरू से ही आध्यात्म का देश रहा है। हमारा जो अध्यात्म जो हमारे धर्म के साथ आया है उसने हमें गाइड किया है, वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन आज का ज्वलंत मुद्दा जो हमारे राज्य के बच्चों का है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। सर, प्रबुद्ध जनों की जो बैठक होगी कहाँ पे होगी, क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा? ये 20 जुलाई दिन रविवार को संध्या 7:30 बजे से होटल रॉयल पार्क जो बिंदुसार बुजुर्ग पे मौजूद है वहाँ पे होगी। इसमें शहर के सारे प्रबुद्ध जन आमंत्रित हैं। आप आएँ और हमसे सवाल पूछें कि हमारा क्या विज़न है। डॉक्टर साहब, एक सिंपल सा सवाल ये है कि प्रबुद्ध जनों की आप ये बैठक कर रहे हैं, आपने जो मुद्दा रखा है शिक्षा है, पलायन है और रोजगार है, इन 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा लोग कोई झेलते हैं तो वो युवा वर्ग है। प्रबुद्ध जनों को, पॉलिटिशियन को, आम जनता को क्या फायदा, उनको नहीं बुलाया जो इन चीज़ों को झेल रहे हैं। आप समझिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे विचारधारा से सबसे ज़्यादा युवा ही जुड़े हुए हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, उनके लड़के का इस साल MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो वो लड़का कह रहा था कि मैं तो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ और मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। आप यकीन जानिए कि किसी भी देश में और बिहार में खास तौर पे बिहार में आपको बताना चाहूँगा कि जो एवरेज एज है वो 22 साल है। कुछ लोग 80 साल के भी होंगे, कुछ 15 साल के भी होंगे, लेकिन जो डेमोग्राफिक हमें डिविडेंड मिलने वाला है वो सबसे ज़्यादा देश में बिहार में मिलने वाला है। और हम ये बिल्कुल आशा रखते हैं जी, वैसे ही युवाओं के साथ स्टेज शेयर और अपने कार्यक्रम को शेयर क्यों नहीं करते हैं? जो लोग आज भी बेरोजगार हैं, जो पलायन कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ करनी चाहिए ताकि इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़े। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रयास हमारा जो चला है
ये 2 अक्टूबर 2023 से जो चल रहा है, 50,000 गाँवों में जहाँ हम लोग गए हैं और हमारे साथी गए हैं और श्री प्रशांत किशोर जी खुद बाज़ाब्ते गए हैं, तो सबसे ज़्यादा युवाओं से मिले। अब एक बात होती है कि एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज पे जाना ज़रूरी होता है। आपकी बात को बिल्कुल एग्री करते हुए इस राज्य में जो परिवर्तन आएगा वो युवाओं के थ्रू ही आएगा, और हमारा फोकस इसका मतलब ये नहीं है कि प्रबुद्ध जनों को, युवाओं की शक्ति को प्रबुद्ध जन दिशा प्रदान करेंगे। जब समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास उन्हें गाइड करेगा, आप देखिएगा कुछ दिनों पहले जो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ उसमें टायर जला रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये युवा शक्ति को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए प्रबुद्ध जनों का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, वकीलों का काफ़ी बड़ा रोल है। और हम ये नहीं कहते कि हम इनसे बात करेंगे, हम सबसे संवाद कर रहे हैं, और इस कड़ी में ये जो संवाद की कड़ी की गई है ये प्रबुद्ध जनों के साथ की गई। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता, मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा विलम्ब करिए, मुझे नहीं पता ये सवाल पूछा गया है कि आमतौर पर एक धारणा है कि प्रबुद्ध जन जिनके लिए मीटिंग होगी आगामी 20 तारीख को, प्रबुद्ध जन वोट करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं और आप उन्हीं की मीटिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल, आपके आने के पहले इस बात का जवाब मैंने दिया था, और मैंने कहा था कि प्रबुद्ध जन वो लोग हैं जो किसी भी समाज की दिशा को और दशा को, उसके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिहार में जो दुर्दशा हुई है उसका बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो लोग इस राज्य का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते थे, जो लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते थे, उन्होंने अपने आप को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखा है। वो चुनाव में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया है। लेकिन एक बात जानिए कि अब पूरा का पूरा समाज जागृत हो चुका है, और डेफिनेटली हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रबुद्ध जन सिर्फ यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि जो चुनाव की जो क्या कहते हैं, जो बैलेट बॉक्स है वहाँ तक जाएंगे। और उनसे ये रिक्वेस्ट है, इस कार्यक्रम को करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं युवाओं का नेतृत्व करें, उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड करें, ताकि हम समाज में परिवर्तन ला सकें। हमारे बीच अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे साथी सीनियर साथी कृष्ण जी हैं।